आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में आए हुए हैं, चाहे वो आपका NBS हो, KPS हो या DSSB हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो उसमें जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम इस वीडियो और इससे आने वाली आगे की सभी वीडियो में कवर अप करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में से एग्जामिनर कौन से या किस तरीके के क्वेश्चनों को सिलेक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर हमारी डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेडागोजी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिस पर हम डेली रात को 9 बजे कुछ कंडक्ट कराते हैं। ओके, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग का इनमें से कौन सा एक गुण करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्रोवाइडिंग गाइडिंग एंड काउंसलिंग, ये टीचिंग का मतलब मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। या फिर आपका हेल्पिंग इन करेक्टर बिल्डिंग, मतलब चरित्र निर्माण को में मदद करना आपका टीचिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है। डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड फोर्थ वन है कह रहा है कि टू लर्न टू लिव एज पर एंशियंट इंडियन वैल्यूज। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा टीचिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टीचिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो गाइडिंग देना और काउंसलिंग प्रोवाइड कराना भी है। हेल्पिंग करेक्टर बिल्डिंग मतलब चरित्र निर्माण करना भी टीचिंग का एक मकसद होता है। डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब भाषा कौशल सिखाना भी एक शिक्षण का ऑब्जेक्टिव या करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें जो सही आंसर है जो नहीं है वो है टू लिव एज पर द एंशियंट इंडियन वैल्यू, क्योंकि समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम टोटली अपने एंशियंट वैल्यू पर ही जिएँ या उस पर रहना हम सीखें। हाँ, उसमें से कुछ अच्छा ही है वो हम अपना सकते हैं, बट टोटली उन पर लाई करना ये थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो जब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। मतलब इनमें से कौन सा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग लर्निंग स्किल एंड अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ या आपका ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो स्किल लर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए। अब बिलीव कैसे, जब आप किसी कोई थ्योरम या कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाते हैं तो अपना एक बिलीव बना लेता है, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ बिलीव भी इसमें शामिल है। जो शामिल नहीं है वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री। किसी भी देश को ग्लोरीफाई करना टीचिंग का मोटिव नहीं होता है। उसका मेन मोटिव बच्चों को सिखाना होता है कि बच्चे कितना सीखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट इनफ बट नॉट अ गुड एकेडमिक अचीवर इन अ सब्जेक्ट। मतलब एक बच्चा है जो इंटेलिजेंट है काफ़ी, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अच्छा अचीव नहीं कर पा रहा है। देन द कॉन्सर्न टीचर शुड फोकस ऑन द। तो जो टीचर है उसको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। क्या रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब बच्चों को क्लास में नियंत्रित करके रखना चाहिए, या होमवर्क कंप्लीशन ऑफ होमवर्क ऑफ द दैट सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट। मतलब देखना चाहिए कि बच्चे ने उस रिलेटेड सब्जेक्ट का काम पूरा किया कि नहीं किया। कंपैरिजन ऑफ हिज हर एकेडमिक अचीवमेंट विद अदर स्टूडेंट, मतलब उसका कंपैरिजन करना चाहिए अदर बच्चों के साथ। या पार्टिसिपेट ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि अब देखना चाहिए कि बच्चा पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग में। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। इसका जो आंसर है वो है फोर्थ वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। मतलब जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है उसको किसके बेस पे आप जज करेंगे। यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन द क्लासरूम, क्या आपने कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लासरूम में यूज किए हैं इस बेस पे। स्टूडेंट इंटरेस्ट, मतलब बच्चे की रुचि के बेस पे। लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे ने क्या सीखा उसके बेस पे। या कोर्स कवरेज, मतलब कितना कोर्स कवर हुआ उस बेस पे। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर आप समझ रहे होंगे वो होगा कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब किसी भी टीचिंग का इफेक्टिवनेस इस बात में है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या है कि बच्चा को सिखाने के लिए तो हम टीचिंग कर रहे हैं। तो इस बात को जो जज करने वाला की पॉइंट होगा वो लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसको तुरंत रिप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्टिव लर्नर। मतलब एक्टिव लर्नर का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। रेडीनेस टू टेक रिस्क, मतलब रिस्क लेने की उत्सुकता या सजगता। इज़ रेडी टू क्वेश्चन एनीथिंग, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। इज़ अ लीडर बाई नेचर, मतलब
स्टार्टिंग से नेता की प्रवृत्ति होना, मेंटली एक्टिव एंड अलर्ट, मतलब मानसिक रूप से एक्टिव एंड अलर्ट होना। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब करेक्टरिस्टिक नहीं है कि बच्चे का करेक्टरिस्टिक, मतलब एक्टिव लर्नर का कोई भी करेक्टरिस्टिक नेतृत्व क्षमता बाई नेचर होना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा लर्नर है तो आगे चल के किसी का नेतृत्व ही करे, है ना। तो ये कंपलसरी नहीं है करेक्टरिस्टिक होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट टीचिंग, मतलब इनमें से कौन सा टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता है। एज ऑफ द टीचर, मतलब अध्यापक की उम्र, या आपका मैच्योरिटी लेवल ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की मैच्योरिटी लेवल, मेंटल लेवल ऑफ द टीचर, अध्यापक का मेंटल लेवल, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स पेरेंट्स, मतलब टीचर के माता पिता का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर के पेरेंट का कोई लेना देना उसकी टीचिंग से है नहीं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड टू टीच स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड टू क्लास 8th स्टूडेंट, मतलब क्लास 8th स्टूडेंट के बच्चे को आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड पढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, शोइंग अ वीडियो फिल्म ऑन द ग्राउंड सीड होगा, शोइंग फाइव चार्ट्स ऑफ ग्राउंड सीड्स होगा, या क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। तो एक बात इसको सॉल्व करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जितने भी टीचिंग मेथड हैं उससे रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है जिसमें आपको सारे के सारे टीचिंग मेथड्स कवर किए गए हैं, ठीक। तो इसके पहले आप वो वीडियो आई थिंक आपने देख ली होगी, तभी आप इसका आंसर खुद से दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है कि आपको ग्राम सीड के बारे में पढ़ाना है तो कौन सा अप्रूवेड मेथड होगा कक्षा 8 के बच्चे के लिए। तो इसका जो अप्रूवेड मेथड होगा वो शोइंग अ वीडियो फिल्म ऑन ग्राम सीड, मतलब उस ग्राम सीड पर एक वीडियो फिल्म दिखाना, ठीक है। उसमें एक एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों को पता चल जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच टीचिंग मेथड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इनकलकेटिंग हेल्दी एटीट्यूड अमंग द प्राइमरी स्टूडेंट, मतलब प्राथमिक बच्चों, मतलब प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको हेल्दी एटीट्यूड के लिए इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्या वो स्टोरी टेलिंग है, प्ले एंड लर्न मेथड है, एंड ओपन फ्रैंक डिस्कशन ऑन द इशू है, या फील्ड ट्रिप मेथड है। तो इसमें सबसे जो इफेक्टिव रहेगा, इसमें बच्चा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेगा, वो है ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन सभी मुद्दों पर, मतलब सभी मुद्दों पर ये आज़ादी दी जाए कि बच्चे अपनी अपनी राय रख सकें, किसी को टोका या दबाया ना जाए, है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर टीचिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स टू सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, मतलब सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को आपको किसका टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाना है तो किसके माध्यम से आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्या भाई एग्जिबिट ऑन बुलेटिन बोर्ड्स, मतलब जो बोर्ड होते हैं न्यूज़ बोर्ड, उनके माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, मैप चार्ट एंड ग्राफ्स के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि किसके माध्यम से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। अब यहाँ एक जो की वर्ड आपको देखना है वो है सीनियर सेकेंडरी, इन द सेंस कि आपने देखा होगा जो 11th-12th के बच्चे होते हैं वो सीनियर सेकेंडरी में आते हैं, उनको किस माध्यम से पढ़ाएंगे। तो देखो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना, हाँ, नॉलेज इन्हेंस करने के लिए या उन्हें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। मैगज़ीन भी उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। अब या तो आप वीडियो लेक्चर का यूज़ करेंगे या मैप एंड चार्ट ग्राफ का। तो इकोनॉमिक वाला टॉप चैप्टर है, आपने अगर 12th में किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा हो तो उसमें आपने देखा होगा मैप्स, ग्राफ एंड चार्ट ज़्यादा बुक्स में दिए जाते हैं, या जीडीपी समझाने के लिए, बढ़ोतरी समझाने के लिए मोस्टली प्रयोग इन्हीं ग्राफ्स एंड चार्ट का किया जाता है। तो सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए ये अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर प्राइमरी क्लासेस, मतलब प्राथमिक कक्षाओं के लिए विच इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी प्रेफर्ड, मतलब कौन सा मूल्यांकन सिस्टम को प्रेफर्ड किया जाता है कि फॉर्मेटिव है, ओरल है, या सबमिटिव है, या इंटरव्यू बेस्ड है। तो आपने सभी ने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला पढ़ा होगा कि मूल्यांकन कैसे करते हैं और कितने तरीके के मूल्यांकन होते हैं, आकलन कैसे किया जाता है, आकलन के टाइप्स क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सभी लोगों का क्लियर होगा, उस बेस पे आप इसको आंसर करिए। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्मेटिव, क्योंकि प्राइमरी बच्चों का क्या होता है, सबमिटिव मतलब होता है किसी भी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एट द एंड आप एग्ज़ाम लेते हैं, उससे बोलते हैं सबमिटिव। ओरल आपने देखा होगा कि बच्चे से टेबल सुननी, चलो 5 की टेबल सुनाओ या 6 की टेबल सुनाओ। इंटरव्यू आपने देखा होगा, जॉब के लिए आप जाते हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है। फॉर्मेटिव क्या होता है, बच्चा सीख रहा है, उसी दौरान उसका असेसमेंट किया जा रहा है। तो ये प्राइमरी बच्चों के लिए
मोस्ट कंपलसरी अभी कर दिया है, जब से नया NCF या NEP आई, उसने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सबसे सही आंसर होगा वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हुआ होगा, है ना। बट मैं यही कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्सेप्ट का अच्छा होना। अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती। और फिर भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि क्वेश्चनों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा रिवाइज होता रहे और शार्प होता जाए। आई थिंक ये सब आपको पसंद आया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस वीडियो देखना चाहते हैं उसकी लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें भी अपन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी VI क्वेश्चन हैं और उनको कवर करेंगे। आई थिंक आपको ये सब पसंद आ रहा होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।